गुड आफ्टरनून गाइज। आज के इस वीडियो में हम सेल नियतांक तथा कोलराउस्की नियम को पढ़ेंगे। तो हमारा पहला हेडिंग है सेल नियतांक या सेल स्थिरांक। तो सेल स्थिरांक में अगर हम दो समान क्षेत्रफल वाली प्लेटिनम की प्लेट लें और उन प्लेटों को यल दूरी पर स्थिर कर दिया जाए। हमने दो प्लेटें ली और उन प्लेटों को हमने एल दूरी पर स्थापित कर दिया। अगर कर दिया तो उनके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल अगर हम कैपिटल ए माने तो उन्हें विलयन की चालकता मापने के लिए इलेक्ट्रोडों के रूप में प्रयुक्त किया जाए तो वो हमारा चालकता सेल कहलाता है। और इस सेल में यल बाई ए का जो मान होता है वही मान हमारा सेल स्थिरांक कहलाता है और जिसे हम जी स्टार से शो करते हैं। तो फार्मूला हमारा है जी स्टार बराबर एल बाई ए, जिसमें जी स्टार जो हमारा है वो सेल स्थिरांक है। अब एक फार्मूला है हमारा कप्पा इक्वल टू सी एल बाई ए। एक फार्मूला ये भी है कप्पा इक्वल टू सी एल बाई ए। तो इसमें यही एल बाई ए आपका क्या कहलाता है, सेल नियतांक। मतलब कि सेल नियतांक जिसको हम जी स्टार कहते हैं, इसका मान प्रत्येक सेल के लिए निश्चित होता है। अतः किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी अगर यल हो तथा इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए हो तो उसका जो अनुपात होता है वह सेल नियतांक जी स्टार कहलाता है। फार्मूला है के बराबर सी यल बाई ए। तो यल बाई ए को हम जी स्टार से शो करेंगे सी नियतांक। तो फार्मूला हो जाएगा के बराबर कप्पा बराबर सी जी स्टार और यहाँ से जी स्टार इक्वल टू हो जाएगा कप्पा अपान सी। इसका मतलब कि जो आपका जी स्टार है वो है सेल नियतांक। जी स्टार है आपका सेल नियतांक, ठीक है। कप्पा है आपका विशिष्ट चालकत्व। कप्पा क्या है आपका, विशिष्ट चालकत्व या चालकता, ठीक है। और सी है हमारा चालकत्व। सी है हमारा चालकत्व या चालकता। तो जी स्टार इक्वल टू कप्पा अपान सी। अब 1/c को हम क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। चूंकि c बराबर 1/r तो 1/c बराबर क्या हो गया, आर। तो यहाँ से दूसरा फार्मूला हमारा बन जाएगा जी स्टार इक्वल टू कप्पा इंटू आर। मतलब सेल स्थिरांक इक्वल टू विशिष्ट चालकता गुणे प्रतिरोध। आर हमारा क्या है, प्रतिरोध है। तो यहाँ से हमारे दो फार्मूले बन रहे हैं और ये दोनों फार्मूले न्यूमेरिकल के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। एक है सेल स्थिरांक बराबर विशिष्ट चालकता बटे चालकता, मतलब जी स्टार इक्वल टू कप्पा अपान सी। और दूसरा हमारा फार्मूला है जी स्टार इक्वल टू कप्पा इंटू आर, मतलब सेल स्थिरांक बराबर विशिष्ट चालकता गुणे प्रतिरोध। अर्थात सेल नियतांक इक्वल टू विशिष्ट चालकत्व इंटू प्रतिरोध। अब इसका मात्रक अगर देखा जाए तो सेल नियतांक का जो मात्रक होता है वो होता है प्रति सेंटीमीटर या प्रति मीटर। प्रति सेंटीमीटर या प्रति मीटर। अब अगला टॉपिक है हमारा तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता को हम लेमडा EQ से प्रदर्शित करते हैं। यह क्या होता है हमारा, तो किसी 1 घन सेंटीमीटर आयतन वाले विलयन में यदि विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक घुला हो तो उसके चालकत्व को हम तुल्यांकी चालकता कहते हैं। इस मतलब 1 सेंटीमीटर दूरी और 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाले दो समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच रखे विलयन में यदि 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य घुला हो तो इस अवस्था में जो विलयन की चालकता होती है उसे हम विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता कहते हैं और इसे लेमडा EQ से हम प्रदर्शित करते हैं। तुल्यांकी चालकता और विशिष्ट चालकता में संबंध क्या होता है, तो जो
एक चीज़ है कि जो तुल्यांकी चालकता होती है उसमें अगर हमने माना कि 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच, एक चित्र थोड़ा सा बना लेते हैं। मान लीजिए हमने 2 इलेक्ट्रोड ले लिया और इसके बीच की जो दूरी है वो हमने 1 सेंटीमीटर मान लिया। तो 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच अगर हमने वैद्युत अपघट्य के विलयन को 10 घन सेंटीमीटर तक तनु किया है तो अब उसके विलयन के कितने घन होंगे? 10 घन होंगे, जिनमें से प्रत्येक का किनारा 1 सेंटीमीटर होगा। तो प्रत्येक घन का जो चालकत्व होगा और उसकी विशिष्ट चालकत्व जो होगी वो कुल विलयन की चालकता के 10 कप्पा के बराबर होगी। मतलब क्या क्या यहाँ पे कह सकते हैं कि जो विलयन की तुल्यांकी चालकता होती है, विलयन की तुल्यांकी चालकता होती है वह 10 गुणे विशिष्ट चालकत्व का मतलब कप्पा के बराबर होती है। तो यहाँ से हम फार्मूला लिख सकते हैं कि लेमडा EQ इक्वल टू कप्पा गुणे 1000 बटे यन। यन क्या है? यन है नार्मलता। यन जो है नार्मलता मतलब विलयन की जो सांद्रता है वो प्रति ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर में मतलब नार्मलता में है। तो वहाँ पे फार्मूला हमारा हो गया लेमडा EQ इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बटे यन। अब यहाँ से 1000 बटे यन, 1000 बटे नार्मलता को हम आयतन के थ्रू दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख लिया VEQ, इसको हमने दर्शा दिया VEQ मतलब 1 ग्राम तुल्यांक वाले विलयन का घन सेंटीमीटर में आयतन। तो हमारा जो फार्मूला बना वो हो गया लेमडा EQ इक्वल टू कप्पा इंटू VEQ मतलब तुल्यांकी चालकता इक्वल टू विशिष्ट चालकता गुणे 1 ग्राम तुल्यांक वाले विलयन का घन सेंटीमीटर में आयतन। VEQ क्या है? 1 ग्राम तुल्यांक का घन सेंटीमीटर में आयतन। अब इसका मात्रक अगर देखा जाए तो इसका जो मात्रक होता है वह होता है सीमेंस मीटर स्क्वायर ग्राम तुल्यांक प्रति ग्राम तुल्यांक, या इसका दूसरा हम कह सकते हैं इसका मात्रक महो सेंटीमीटर स्क्वायर और तुल्यांक प्रति तुल्यांक। ठीक है, महो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति तुल्यांक या सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति तुल्यांक या सीमेंस मीटर स्क्वायर प्रति तुल्यांक। अब अगला टॉपिक है हमारा मोलर चालकता व तुल्यांकी चालकता में संबंध। तो मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में संबंध क्या होता है? तो जो मोलर चालकता होती है जिसको हम लेमडा m से डिफाइन करते हैं वह हमारा होता है कप्पा गुणे 1000 बटे यम। यम का मतलब क्या है? यम यहाँ पे वैद्युत अपघट्य के विलयन की क्या है? मोलरता है। ठीक है, यम क्या है? मोलरता है वैद्युत अपघट्य के विलयन की, बटे हो जाएगा तुल्यांकी चालकता। लेमडा EQ बराबर होता है कप्पा गुणे 1000 बटे नार्मलता। यन क्या है? नार्मलता है। अब यहाँ से कप्पा कटा, 1000 से 1000 कटा तो बचा हमारा क्या? देखिए यह यन चला गया ऊपर और ये यम आ गया नीचे, तो बचा हमारा लेमडा यम बटे लेमडा EQ बराबर नार्मलता बटे मोलरता। अब नार्मलता का फार्मूला हमें पता है क्या होता है? W अपान E इंटू V मतलब भार बटे तुल्यांकी भार गुणे आयतन लीटर में, और मोलरता बराबर होता है भार बटे अणुभार गुणे आयतन लीटर में। तो इस दोनों की हमने फार्मूले रख दिए, W से W कटा, आयतन से आयतन कटा, यहाँ बचा तुल्यांकी भार बटे, अब ये यम चला गया ऊपर, ये ई चला गया नीचे, तो फार्मूला हमारा बना लेमडा यम बराबर लेमडा यम बटे लेमडा EQ बराबर स्मॉल m बटा E। मतलब अब इस स्मॉल m का मतलब हो गया कि वैद्युत अपघट्य का मोलर द्रव्यमान और E हो गया वैद्युत अपघट्य का तुल्यांकी द्रव्यमान। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा है कि मोलर द्रव्यमान
इक्वल टू होता है n गुणे तुल्यांकी द्रव्यमान। तो जब n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू हो जाएगा मोलर द्रव्यमान बटे तुल्यांकी द्रव्यमान। मतलब स्मॉल m बटे कैपिटल E की जगह पे हम स्मॉल n रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने m बटे E की जगह पे रख दिया n, तो हमारा दूसरा फार्मूला हो गया लेमडा m बाई लेमडा EQ इक्वल टू n। अब n क्या है, n है अगर अम्ल की क्षारकता, अम्ल है तो उसकी क्षारकता होगी, क्षार है तो उसकी अम्लता होगी, लवण है तो n उसका आवेश होगा। और इसके बारे में हमने जो है अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया है। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि यदि आपका जो विलेन है आप वह मोनो बेसिक एसिड है और अगर मोनो बेसिक बेस है, ठीक है, तो मोनो बेसिक एसिड आपका HCl हो गया और मोनो एसिडिक बेस आपका हो गया NaOH। इन दोनों के लिए n की वैल्यू होती है 1। तो इस कंडीशन में लेमडा m अपान लेमडा EQ इक्वल टू हो गया 1। मतलब कि मोलर चालकता जो होगी वो तुल्यांकी चालकता के इक्वल हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अगला टॉपिक हमारा है चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें पहला कारक है हमारा अंतर आयनिक आकर्षण, इंटर आयनिक अट्रैक्शन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि वैद्युत अपघट्यों में जो आयन होते हैं उनके मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल होता है, अगर वह आकर्षण बल अधिक है, अगर आकर्षण बल अधिक है तो वैद्युत अपघट्य के आयन बनाने की जो प्रवृत्ति होगी वह कम होगी और जिसके फलस्वरूप उसकी चालकता भी क्या होगी, कम होगी। मतलब कि आयनों के बीच अगर आकर्षण अधिक है तो वैद्युत अपघट्य आयन बनाने की प्रवृत्ति उनकी कम हो जाएगी और उनकी चालकता भी क्या होगी, कम होगी। दूसरा है आपका विलायक की ध्रुवीयता, पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। विलायक की ध्रुवीयता से क्या मतलब है, तो यदि विलायक की ध्रुवीयता अधिक होगी तो आयनन भी उसका क्या होगा, अधिक होगा। आयनन अधिक होगा तो मुक्त आयनों की संख्या भी इंक्रीज होगी जिससे उसकी चालकता भी क्या होगी, बढ़ेगी। अगला है माध्यम की श्यानता, विस्कोसिटी ऑफ मीडियम। अब देखिए जो श्यानता होती है वह विलायक अन्योन्य क्रिया पर निर्भर करती है। अगर यह अन्योन्य क्रिया अधिक है तो श्यानता क्या होती है, अधिक होती है। और विलायक की श्यानता जितनी अधिक होगी, विलायक की श्यानता जितनी अधिक होगी उसमें विद्युत अपघट्य की वैद्युत चालकता का मान उतना ही कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि इसमें जो आयन होंगे उनकी गतिशीलता क्या हो जाती है, कम हो जाती है और गतिशीलता कम होने के कारण चालकत्व भी कम हो जाता है। अगला है हमारा ताप, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ताप वृद्धि पर वैद्युत अपघट्य के आयनों की गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है। ताप बढ़ेगा तो उनके आयनों की गतिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। जब गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो गतिशीलता बढ़ जाती है और गतिशीलता बढ़ने पर उनके बीच जो आकर्षण होता है वो क्या होता है, कम होता है और जब आकर्षण कम होता है तो चालकता का मान बढ़ जाता है। अगला क्या है सांद्रता, कंसंट्रेशन। सांद्रता का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो सांद्रता अगर अधिक होती है तो आयनन की मात्रा और गतिज ऊर्जा क्या होती है, कम होती है और जब गतिज ऊर्जा कम होती है तो चालकत्व भी उनका कम हो जाता है। अगला है विशिष्ट चालकत्व पर तनुता का प्रभाव। विशिष्ट चालकत्व पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखिए वैद्युत अपघट्यों के विलयनों की तनुता जब बढ़ती है, तनुता बढ़ाने पर, मतलब तनुता बढ़ेगी कब, जब सांद्रता हम क्या करेंगे, कम करेंगे, सांद्रता घटेगी। तो तनुता बढ़ाने पर तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता इन दोनों का मान बढ़ता है, लेकिन विशिष्ट चालकत्व जो आपका कप्पा है उसका मान घटता है। अगला टॉपिक है हमारा कि तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता पर तनुता का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आप फार्मूला है लेमडा EQ बराबर, मतलब तुल्यांकी चालकता इक्वल टू कप्पा गुणे आयतन हो गया और दूसरा फार्मूला है कि मोलर चालकता इक्वल टू कप्पा गुणे उसका आयतन हो गया। तो इन दोनों फार्मूला में क्या होता है कि जब तनुता बढ़ती है
तनुता बढ़ती है तो अभी हमने बताया कि कप्पा जो होता है विशिष्ट चालकत्व उसका मान घटता है, लेकिन तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्यों होती है कि जब कप्पा बढ़ेगा तो आयतन उसका इंक्रीज होगा, लेकिन कप्पा के मान में कमी कम होती है जबकि वी के मान में वृद्धि अधिक होती है, जिससे कप्पा गुणे वी का कुल मान क्या हो जाता है, बढ़ता है। इसलिए तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता का मान इंक्रीज होता है। मतलब कि यदि तनुता बढ़ेगी तो सी का मान इंक्रीज होगा, कप्पा का मान डिक्रीज होगा, लिम्डा EQ का मान बढ़ेगा और लिम्डा यम का मान बढ़ेगा। तनुता जब बढ़ती है तब विद्युत अपघट्य पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाता है। आयनों में टूट जाता है तो मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता के मानों में वृद्धि भी रुक जाती है। इसे और जब वृद्धि रुकती है तो यह हमारा अनंत तनुता कहलाता है। इसे हम मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता के मानों का सीमांत मोलर चालकता तथा सीमांत तुल्यांकी चालकता भी कहते हैं। नोटेड पॉइंट अगला है कि दुर्बल वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन की तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता के मान बहुत अधिक बढ़ते हैं, जबकि प्रबल वैद्युत अपघट्य अगर है तो उसके जलीय विलयन की तनुता बढ़ाने पर इनके मान जो होते हैं वो बहुत कम बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा वैद्युत अपघट्य, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इसे वैद्युत अपघट्य को हम वैद्युत अपघटनी चालक भी कहते हैं। यह क्या होता है, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह उनकी गलित अवस्था या उनके जलीय विलयन में रासायनिक वियोजन या आयनन के फलस्वरूप होता है तो उसे हम अपघटनी वैद्युत अपघटनी चालक या वैद्युत अपघट्य कहते हैं। विद्युत अपघटन क्या होता है, विद्युत धारा के द्वारा वैद्युत अपघट्य के विघटन की क्रिया को हम वैद्युत अपघटन कहते हैं। और यह जो क्रिया होती है वह वैद्युत अपघटनी सेल में होती है, जिसमें वैद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वैद्युत अपघट्य को जल में घोलते हैं और इसको एक बर्तन में भरते हैं, फिर इसमें इलेक्ट्रोड लगाते हैं और उन्हें बैटरी से जोड़ते हैं, जिससे निम्न क्रियाएं होती हैं और जिन्हें कुल मिलाकर हम वैद्युत अपघटन कहते हैं। अब जब इसे हमने यहाँ पे एक तरफ हमने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया, इसमें NaCl का विलयन भर दिया और इसके दोनों सिरे को हमने बैटरी के धन सिरे और ऋण सिरे से जोड़ दिया। और जब इसमें धारा प्रवाहित हुई तो जो NaCl है आपका विलयन है, ये आयनों में टूटेगा। आयनों में टूटा तो Na+ और Cl- बना रहा। अब Na+ वाला जो सिरा है, ये प्लस वाला जो सिरा है वो ऋण वाले इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा और जो माइनस वाला है आयन, ये धन वाले पे जाएगा। मतलब कैथोड पर जो रिएक्शन होगा वहाँ पे Na++ एक इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा, त्यागेगा। त्यागने के बाद तो क्या बना रहा है, धातु बना रहा है। और यहाँ एनोड पर ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना रहा है, Cl2 बना रहा है। इस क्रिया में बनने वाले जो उत्पाद होते हैं वो निम्न कारकों पर निर्भर करते हैं। पहला किस पे, तो वैद्युत अपघट्य की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। वैद्युत अपघट्य की प्रकृति पर निर्भर करेंगे, वैद्युत अपघट्य की सांद्रता पर निर्भर करते हैं, प्रवाहित आवेश घनत्व की दिशा पर निर्भर करते हैं और इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। अब अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम क्या है, तो अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की तुल्यांकी चालकता में प्रत्येक आयन का एक निश्चित योगदान होता है, जिसे हमने इस फार्मूले से लिखा है। या अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की मोलर चालकता धनायनों और ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। मतलब लेमडा m इनफाइनाइट इक्वल टू n प्लस लेमडा m इनफाइनाइट प्लस n माइनस लेमडा n इनफाइनाइट, जहाँ पे लेमडा m इनफाइनाइट जो है वो अनंत तनुता पर मोलर चालकता है, n प्लस क्या है, प्रति सूत्र इकाई से प्राप्त धनायनों की संख्या, n माइनस है प्रति सूत्र इकाई से प्राप्त ऋणायनों की संख्या। किसी किसी बुक में लेमडा EQ इनफाइनाइट को लेमडा EQ0 से भी डिफाइन किया गया है। और इसी फार्मूले को अगर हम मोलर आयनिक चालकताओं के पदों में लिखें, मोलर आयनिक चालकताओं के पदों में लिखें
तो लेमडा ई क्यू इनफाइनाइट इक्वल टू हो जाएगा लेमडा एम इनफाइनाइट प्लस अपान जेड सी बट प्लस लेमडा एम इनफाइनाइट अपान जेड ए, जहाँ जेड सी क्या है, धनायन पर आवेश है, और जेड ए है आपका ऋणायन पर आवेश। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग देखेंगे और फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम देखेंगे।